सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, हम तैयारी कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की, जिसमें बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देखें। और यहाँ पर ये सीरीज जो है लगभग इसमें 50 प्रश्न हैं और ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर संकलित किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और कोशिश ये करूँगा कि कल से एक वीडियो संस्कृत पेडागोजी का भी साथ में चले और इसका भी चले। जो मैटर छूटे हुए हैं संस्कृत पेडागोजी के अंतर्गत, तो उनको सभी मैटरों को कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे मैटर मैंने देखे हैं यूट्यूब पर नहीं हैं, तो उन सभी टॉपिक को लाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास, बालक के क्रियात्मक पक्ष का विकास, बालक के भावात्मक पक्ष का विकास, या फिर उक्त सभी। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का जो उद्देश्य है ये उक्त सभी हो जाएगा, ये सभी के सभी उद्देश्य हैं। आगे, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए। तो कब प्रारंभ की जानी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ हो, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ हो, या फिर सेकेंडरी स्तर पर, या फिर सीनियर सेकेंडरी स्तर पर प्रारंभ होनी चाहिए। तो सही उत्तर क्या रहेगा? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को प्राथमिक स्तर पर ही प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों में पर्यावरण की अवधारणा ठीक बने। देश में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? ऑप्शन पहला दिया हुआ है भारत सरकार के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, या फिर यहाँ कभी जब एमपी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, या फिर उक्त सभी के द्वारा। तो क्या रहेगा सही उत्तर? उक्त सभी के द्वारा देश में जैविक विविधता के संरक्षण में सभी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आगे, चर्चा का उद्देश्य है। चर्चा का उद्देश्य क्या है बताना है आपको। ऑप्शन पहला दिया हुआ है विषय का विस्तृत ज्ञान देना, समस्या में निहित सभी पहलुओं पर विचारपूर्ण चिंतन कर हल निकालना, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक व भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर चर्चा का उद्देश्य पूछा है, तो क्या रहेगा? ये चर्चा के जो सभी उद्देश्य दिए हुए हैं, तीनों के तीनों ही चर्चा के उद्देश्य हैं, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है ग्राफ का रूप है। ग्राफ का रूप क्या है? क्षेत्रफल वाले ग्राफ, दंडलंब ग्राफ, चित्र ग्राफ, या फिर उपरोक्त सभी। तो ग्राफ का रूप पूछा है तो उपरोक्त सभी होगा। इन सभी प्रकार के ग्राफ होते हैं। आगे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं श्रव्य साधन, दृश्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। तो सही उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी साधनों का। और यदि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होता ऑप्शन में, तो फिर ये दृश्य शब्द साधन सही होता, लेकिन अभी ये वाला ठीक है। आगे चलते हैं। अनुदेशनात्मक तकनीकी में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है। तो क्या सम्मिलित की जाती है? प्रविधियाँ सम्मिलित की जाती हैं, या फिर विधियाँ सम्मिलित की जाती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री सम्मिलित की जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा सही उत्तर? उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी सम्मिलित किए जाते हैं इनको सुविधाजनक बनाने के लिए। आगे, दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं? तो दृश्य और श्रव्य साधनों के द्वारा सामाजिक अध्ययन में प्रत्यक्ष ऑप्शन पहला दिया है, अप्रत्यक्ष दूसरा दिया है, आ और बा दोनों, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहेगा? प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त किए जा सकते हैं और अप्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये रहेगा थर्ड वाला सही उत्तर। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को व्यावहारिक और रोचक बनाने का उपाय है। तो पर्यावरण शिक्षण को व्यावहारिक और रोचक बनाने का उपाय क्या है? ऑप्शन पहला दिया है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, ठीक है, ये सही है। सामाजिक सर्वेक्षण, ये भी ठीक है। अध्यापक के समुचित आचरण, ये भी ठीक है। और तो फिर उपरोक्त सभी अपना सही उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं।
छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक क्या करे? क्या कह रहे हैं? छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक क्या करे? ऑप्शन पहला दिया हुआ है विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करे। दूसरा दिया हुआ है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करे, पुनर्वलन देना, या फिर उक्त सभी कार्य। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? जो चौथा दिया हुआ है उक्त सभी कार्य, तो ये सभी कार्य करने चाहिए छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को। आगे चलते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री में ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो दृश्य और श्रव्य सामग्री अपन ये भी समझ सकते हैं, आप प्रक्षेपित भी कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको मान लें कि दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कौन सी सामग्री यहाँ पर आती है ये मान सकते हैं। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो चलचित्र है, चलचित्र दृश्य सामग्री भी है और श्रव्य सामग्री भी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है मेले और तमाशे शिक्षण के हैं। क्या है मेले और तमाशे? तो शिक्षण में इनका महत्व बताना है अपन को। ये दृश्य साधन का कार्य करते हैं, सामुदायिक साधन का कार्य करते हैं, व्यक्तिगत साधन का कार्य करते हैं, या फिर श्रव्य साधन का। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये दृश्य साधन का कार्य करते हैं, मेले और तमाशे। आगे, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री है? तो बताना है आपको कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चार्ट, या फिर टेलीविजन। तो प्रश्न पर ध्यान देना है, केवल दृश्य सामग्री के बारे में पूछा है। टेप रिकॉर्डर गलत हो जाएगा क्योंकि श्रव्य है, रेडियो गलत हो जाएगा, और ये दोनों है तो ये गलत हो जाएगा। जो टेलीविजन है वो दृश्य भी है और श्रव्य भी है। तो चार्ट जो है ये हो जाएगा अपना सही। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को क्या बनाता है? प्रभावी बनाता है, रोचक बनाता है, आ तथा बा दोनों, या फिर आ तथा बा दोनों ही नहीं। तो क्या बनाता है? सही उत्तर क्या रहेगा? तो जो ये दिया हुआ है थर्ड अलग से ही बिल्कुल सही दिख रहा है। दृश्य और श्रव्य सामग्री जो है वो शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है श्यामपट्ट उपयोगी साधन है। श्यामपट्ट जो है वो उपयोगी साधन है। किसके लिए उपयोगी साधन है? शिक्षक का उपयोगी साधन है, शिक्षण का उपयोगी साधन है, बिल्कुल ठीक। क्रियात्मक कार्य का, कविता लिखने का, या फिर विज्ञान कक्ष का। तो जो श्यामपट्ट है वो उपयोगी साधन शिक्षण का है, शिक्षण में उपयोग किया जाता है श्यामपट्ट का, पहला रहेगा सही। आगे चलते हैं। भारतीय परिस्थिति के अनुसार शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो भारतीय परिस्थिति के अनुसार बताना है शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? मॉडल का, चार्ट का, या उक्त सभी का, और या फिर चित्रों का। तो सभी का यहाँ पर महत्व है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है निम्न में से त्रिविमीय उपकरण हैं। क्या है त्रिविमीय उपकरण? फ्लैनल बोर्ड, मॉडल, डायोरामा, या फिर प्रायोजना। तो क्या होगा सही उत्तर? जो थर्ड दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर, डायोरामा। ये त्रिविमीय उपकरण के अंतर्गत आते हैं। शंकु वगैरह जो त्रिभुज आदि हैं ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे साधन जिनमें बालक की दृश्य और श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का उपयोग होता है, तो वो सामग्री कौन कहलाती है? जहां पर ध्यान से दृश्य का भी उपयोग हो रहा है और श्रव्य का भी उपयोग हो रहा है, तो बिल्कुल आसान हो जाता है। क्या रहेगा सही उत्तर? उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है ऐसे साधन जिनमें बालक की दृश्य और श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं। ऑप्शन पहला दिया है श्रव्य, गलत हो जाएगा। दृश्य और श्रव्य सामग्री सही है, दृश्य गलत है, और उपयुक्त तो सभी हो नहीं सकते क्योंकि ये दो गलत हैं। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मैजिक लैंटर्न बोलना अपन, फ्लैश कार्ड, लिंगवा फोन, या फिर टेलीविजन। तो वह यंत्र कौन सा है? ये पहला वाला ही रहेगा सही उत्तर, मैजिक लैंटर्न। आगे, सहायक सामग्री के प्रयोग से विषय कैसा होता है? रोचक बन जाता है, ज्ञान स्थायी होता है, या फिर सरल बन जाता है, या फिर उपरोक्त सभी बातें।
तो देखिए, जब सहायक सामग्री का प्रयोग होता है तो विषय रोचक तो बनता ही है, लेकिन ज्ञान स्थायी भी होता है और सरल भी बन जाता है। तो क्या रहेगा, जो ये चौथा है यही होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री, पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोजेक्टेड सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, या फिर नॉन प्रोजेक्टेड, या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो क्या रहेगा, जो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस है यही रहेगा सही उत्तर। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली शिक्षण सामग्री के अंतर्गत गिनी जाती है। चिड़ियाघर का उपयोग पर्यावरण अध्ययन शिक्षा की जिस विधि में किया जाता है वह है। तो चिड़ियाघर का उपयोग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस विधि में किया जाता है वह विधि कौन सी? ऑप्शन पहला दिया हुआ है पर्यटन विधि, या फिर ये कहें कि प्रयोग पर्यटन विधि, पर्यटन विधि ना कहें। दूसरी दी हुई है अन्वेषण विधि, तीसरी है पर्यटन, और चौथी है प्रायोजना। तो सही क्या रहेगा, यही वाला पर्यटन विधि जो है इसके अंतर्गत आती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का क्या अर्थ है। ऑप्शन पहला, वैज्ञानिक खोजें एवं बालक सीखें, अध्यापक खोजें व बालकों को सिखाएं, बालक व अध्यापक दोनों ही खोजें, या फिर अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। तो क्या रहेगा सही, यही वाला चौथा वाला रहेगा सही, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की अवलोकन विधि का क्या अर्थ है। तो देखिए, अवलोकन विधि सामान्य रूप से अवलोकन करना मतलब होता है देखना, और ये भी कह सकते हैं कि घटना स्थल पर जा करके और फिर देखना, वो होता है अवलोकन के अंतर्गत आता है। तो ऐसा ऑप्शन भी अपन को यहाँ अगर कहीं मिले तो वो अपन टिक करेंगे। आगे चलते हैं, ऑप्शन पहला दिया है बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना, हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रयोगशाला में ले जाकर वस्तु का अवलोकन कराना, कक्षा में ही वस्तु का अवलोकन कराना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला रहेगा इसका सही उत्तर। पर्यटन जो विधि है, या फिर ये कहें कि पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन विधि, तो ये पर्यटन पर ले जाकर और अवलोकन कराना, ये रहेगा इसका सही। आगे चलते हैं, दिया हुआ है केंचुए को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाते हैं, क्या लाते हैं? ऑप्शन पहला दिया हुआ है एक्वेरियम, वीकर, या फिर वाइवेरियम, या फिर टेरेरियम। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, जो चौथा दिया है टेरेरियम, ये रहे इसका सही उत्तर, चौथा वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका होती है। तो क्या भूमिका रहती है अध्यापक की? निर्देशक पर्यवेक्षक के रूप में होता है वो, या फिर निर्णायक के रूप में कार्य करता है, या फिर निर्देशक पर्यवेक्षक और निर्णायक तीनों रूप में कार्य करता है, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहेगा सही उत्तर, भूमिका निर्वाह में अध्यापक की जो भूमिका होती है तो ये तीसरा, निर्देशक भी होता है वो, पर्यवेक्षक भी होता है और निर्णायक का भी रोल प्ले करता है, या फिर वो तीनों रहता है। आगे चलते हैं, शैक्षिक नवाचार की चर्चा की जा रही है। दिया हुआ है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण की विधि है। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन की विधि कौन सी है? दलीय शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण विधि, या फिर भूमिका निर्वाह विधि जिसे अभिनय विधि के नाम से भी जाना जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा सही उत्तर, ये जो चारों की चारों हैं ये सब पर्यावरण शिक्षण के नवाचार के अंतर्गत ये विधियां आती हैं, मतलब कि शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत ये शिक्षण विधियां आती हैं। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु खेल विधि किस स्तर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु किस स्तर पर, अपन मान लें किस स्तर पर कह लें ये सर्वाधिक उपयोगी है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यम स्तर पर, या फिर माध्यमिक स्तर पर, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर, या उपरोक्त सभी। तो जो खेल विधि है ये प्राथमिक स्तर पर ज्यादा उपयोगी है, ये रहेगा पहला वाला सही। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं अजैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। किसका विकास होता है बालक में? अवलोकन शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, वहां पर भौतिक और जैविक पर्यावरण शिक्षण में की चर्चा की जा रही है। वहां पर भी विज्ञान की प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में क्या विकास होता है? ऑप्शन पहला दिया है अवलोकन शक्ति का, तर्क शक्ति का, स्मरण शक्ति का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। तो किसका विकास होता है? ऑप्शन चौथा रहेगा सही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उपयोग करने से।
आगे चलते हैं। जल जीवशाला में रखे गए हरे जलीय पौधों का कार्य है। तो क्या कार्य है रखे गए हरे जलीय पौधों का कार्य? जल जीवशाला की सुंदरता बढ़ाना, जंतुओं को ऑक्सीजन देना, जंतुओं को भोजन देना, या फिर उक्त सभी। तो क्या रहेगा? यही वाला सही उत्तर रहेगा, उक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है। तो कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पाठ्यवस्तु की साधारण जानकारी मिलती है, या फिर विषय विशेष की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन पहला ही रहेगा सही, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये आगे चलते हैं। दिया हुआ है निम्न में से चर्चा का लाभ नहीं है। तो निम्न में से चर्चा का लाभ क्या नहीं है? छात्रों में विविध योग्यताओं, क्षमताओं और कुशलताओं का सहज विकास संभव। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि व निर्णय लेने की क्षमता का विकास, या फिर विद्यार्थियों में गुटबंदी एवं तनाव की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, या फिर भावना को प्रोत्साहन, ठीक है। और यह छात्रों में तथ्यों को युक्तिपूर्वक प्रस्तुत करने एवं पूर्वाग्रहों को त्यागने की प्रवृत्ति का विकास करता है। तो देखिए नेगेटिव बताना है, क्या कह रहे हैं? निम्न में से चर्चा का लाभ नहीं है। चर्चा का लाभ क्या नहीं है? तो ऑप्शन चौथा ही रहेगा सही। क्यों? क्योंकि पूर्वाग्रहों या फिर ये इसकी प्रवृत्ति को त्यागने का जो है, तो सही उत्तर इसका क्या है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ये तीसरा वाला यहाँ पर है, चौथा वाला यहाँ पर माने, तो सही उत्तर रहेगा ये वाला, विद्यार्थियों में गुटबंदी एवं तनाव की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, जो कि चर्चा का ये लाभ नहीं है। यही है बिल्कुल नेगेटिव उत्तर। तो ये जो तीसरा वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं। शिक्षक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्थाएं हैं। तो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्थाएं क्या हैं? ऑप्शन पहला नियोजन अवस्था है, क्रियान्वयन अवस्था है, मूल्यांकन अवस्था है, या फिर उक्त सभी अवस्थाएं हैं, ये भी कह सकते हैं। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो जो चौथा दिया हुआ है उक्त सभी, ये सही होगा। आगे चलते हैं। चर्चा में भाग लेने वाले छात्रों में कौन सा कौशल विकसित किया जाना चाहिए? इसका विवरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? क्या कह रहे हैं? चर्चा में भाग लेने वाले छात्रों में कौन सा कौशल विकसित किया जाना चाहिए? इसका विवरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन पहला दिया है ये येरोलिपिक ने, वुडवर्थ ने, जुंग ने, या फिर कॉल रोजर्स ने। तो जो पहला ऑप्शन दिया है येरोलिपिक, यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है निम्न में से चर्चा के रूप हैं। तो चर्चा के रूप क्या है? पैनल चर्चा, व्याख्यान एवं सम्मेलन, सिंपोजियम, फोरम एवं गोलमेज चर्चा, या फिर आयोजन, सेमिनार एवं मंच वार्ता। तो ये सभी के सभी चर्चा के रूप हैं, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है निम्न में से चर्चा का प्रकार नहीं है। तो देखिए निम्न में से चर्चा का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? औपचारिक चर्चा, बज चर्चा, सार्थक संरचनात्मक चर्चा, ये सारों की सारी चर्चाएं जो है वो चर्चा के प्रकार हैं। तो उक्त में से कोई नहीं जो है ये होगा सही। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य पाठ्यवस्तु के संबंध में होने वाले पारस्परिक विवाद एवं विचार के आदान प्रदान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वैमनस्य कहते हैं क्या? अस्वीकार्य विवाद कहते हैं क्या? चर्चा कहते हैं क्या? या फिर मूल्यांकन कहते हैं? तो इस प्रकार के वाद विवाद एवं विचार के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? चर्चा कहते हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य किसी शिक्षण समस्या पर चर्चा का उद्देश्य है। तो शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य किसी शिक्षण समस्या पर चर्चा का उद्देश्य क्या है? छात्रों को विस्तृत ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना को दृढ़ करना, उपलब्धियों का दूसरों के विचारों द्वारा मूल्यांकन करना, या फिर उक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? उक्त सभी जो दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। आगे, सरल से कठिन की ओर सूत्र से तात्पर्य है। सरल से कठिन की ओर सूत्र से तात्पर्य क्या है? बालकों को रुचि के अनुसार पढ़ाना, बालकों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए,
बालकों को थोड़ा समझाया जाए या फिर बालकों को स्वयं समझने दिया जाए। तो देखिए सरल से कठिन की ओर जो सूत्र है वो कहता है कि बालकों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए, ये वाला। आगे चलते हैं। शिक्षा और जीवन दोनों का अटूट संबंध है, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। यह जिस सिद्धांत के अंतर्गत आता है वह सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन पहला दिया है शिक्षार्थियों के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, या फिर जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंध का सिद्धांत। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जो चौथा दिया हुआ है यही रहेगा अपना सही, ये करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है जिस शिक्षण सूत्र से स्थानीय गुणों से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता है, तो वह कैसा है? अनिश्चित से निश्चित की ओर है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर है, या फिर संपूर्ण से खंड की ओर है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? ये ज्ञात से अज्ञात की ओर है। मतलब कि स्थानीय गुणों से संबंधित कर अपने गांव आदि के जो भी वस्तुएं हैं उनको उनकी जानकारी लेकर के या फिर उन्हें बता करके और फिर विश्व या राष्ट्र का ज्ञान दिया जाए, या फिर छोटे से बड़े की ओर ये कह रहे हैं, या फिर जो जानकारी हमें है और जो नहीं है उस तक पहुंचाया जा रहा है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है अभिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ छात्र को दोहरा लाभ प्राप्त होने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह कौन सा सिद्धांत है ये आपको बताना। ऑप्शन पहला दिया हुआ है उपयोगी विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, या फिर अन्य पठनीय विषयों के साथ सहसंबंध का सिद्धांत, या फिर क्रियात्मक कार्य पर बल का सिद्धांत। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो तीसरा दिया हुआ है ये वाला, अन्य पठनीय विषयों के साथ सहसंबंध का सिद्धांत। चलते हैं आगे, जहां पर दिया हुआ है अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है, तो कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? ऑप्शन पहला आवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा नियोजन का सिद्धांत, या फिर चौथा निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो क्या होगा सही? अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु आवृत्ति के सिद्धांत का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। आगे चलते हैं। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु है क्या है? मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन, मनुष्य के भौतिक परिवेश का अध्ययन, या फिर मनुष्य के स्वभाव व प्रकृति का अध्ययन, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो क्या कह रहे हैं? सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु है। क्या है सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु? तो पहला ही रहेगा सही, मनुष्य और अन्य जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन। आगे ये तो बिल्कुल से आसान है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का पूछा है जो कि कोहलर महोदय का है। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय है, तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय क्या है? ऑप्शन पहला पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास, पर्यावरण संकट पर विचार व्यक्त करना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, या फिर पर्यावरण का विकास करना। तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय पूछा है यहाँ पर, पर्यावरण शिक्षा जो कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय है, तो ये पहला ही सही रहेगा, पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास, ये वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण के संबंध में बालकों में अवबोध विकसित करना, पर्यावरण का विकास करना, या फिर उक्त सभी। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो उक्त सभी है यही होगा सही उत्तर। ये सभी के, ये चारों के चारों सभी के सभी उद्देश्य हैं। आगे दिया हुआ है जैविक विविधता का संबंध है, तो जैविक विविधता का संबंध किससे है? वायुमंडल से है, जलमंडल से है, भूमंडल से है, या फिर उक्त सभी से है। तो जैव विविधता का संबंध उपर्युक्त सभी से है, वायुमंडल से भी है, जलमंडल से भी है और भूमंडल से भी है। आगे तो आज के लिए इतना ही। आगे पुनः इसी प्रकार से अन्य वीडियोस में आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार चैनल पर हों। और आप लोग पीडीएफ के लिए डायरेक्ट
सुविज्ञा नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जुड़ें। और कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे सुविज्ञा सुनील जैन नाम से फॉलो करके और वहाँ पूछ सकते हैं कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।